हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज 30 जनवरी 2026 है। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज़ आर्टिकल आते हैं और ख़ास तौर पे ऐसी न्यूज़ जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी इवन किसी भी एग्जाम में, उसको हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। 10 एमसीक्यूज़ है, एनपीएस स्कीम के बारे में है, पीएफआरडी के बारे में जानने को मिलेगा। एनपीएस स्कीम को अच्छे से समझेंगे। टिहरी की जो लोकेशन है भागीरथी नदी के बारे में चाहे जानना हो, पिछोरा मिसाइल सिस्टम न्यूज़ में थी उसको यहाँ पे देखना हो, या पैमाना पोर्टल जिसे मोस्पी ने हाल में लॉन्च किया है उसको यहाँ पे जानना समझना हो। इसके अलावा नई डिसीज़ यहाँ पे आपको केरला में देखने को मिले, KFD क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज़, उसको यहाँ पे हम समझेंगे। वहीं अगर आप देखोगे जो सोलर साइकिल है उसको भी समझेंगे। साथ ही विश्वामित्री रिवर न्यूज में थी, जो जहाँ पे मगरमच्छ घड़ियाल पाए जाते हैं वो न्यूज में थी, उसे भी यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट में सुना बेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहली न्यूज़ की। कनाडा आखिर क्यों न्यूज में था और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर कोई ऐसा देश लोकेशन में आता है या कोई ऐसा देश न्यूज़ में रहता है। तो किसी भी देश के बारे में कोई डेवलपमेंट हुआ, जैसे भारत में क्या हुआ, अभी एक इंडिया एनर्जी वीक आयोजित हुआ। क्या? इंडिया एनर्जी वीक। ये कहाँ पे चला? तो ये चला है कहाँ पे, इसको मैं पेन को यहाँ पे गिव मी सेकंड। हाँ, ये चला है कहाँ पे? गोवा में। कहाँ पे चला? गोवा में। तो गोवा में जब ये आयोजित हो रहा था उस दौरान एनर्जी कॉरपोरेशन मतलब ऊर्जा सहयोग पर ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन किए। किसने? भारत ने और किसने? कनाडा ने। ठीक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कनाडा के बारे में थोड़ा ज्योग्राफिकल जो उसके फीचर्स उसको जानना। कनाडा की लोकेशन आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, नॉर्थ अमेरिका में ये जो पहला पार्ट है जिसमें लगभग 11 से 13 जो स्टेट यूएस के कनाडा से बॉर्डर बनाते हैं। और ख़ास तौर पे 5 लेक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे, चाहे लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटेरियो। 5 जो लेक्स हैं, 5 फिंगर जो लेक हैं, ये भी क्या बॉर्डर बनाती हैं किसकी? कनाडा की और किसकी? यूएस की। लेक मिशिगन कम्प्लीटली यूएस में है। तो 4 ही लेक बेसिकली यहाँ पे होते हैं। अब अगर आप देखोगे कनाडा की लोकेशन तो हडसन वे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला। दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे लेब्राडोर सी देखने को मिलेगा और डेविस स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रीनलैंड के, ये ग्रीनलैंड लोकेशन है ना। अब ग्रीनलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि ट्रंप बार बार कब्जा करने की बात कर रहे हैं, तो इसकी लोकेशन चाहे बेफिन आइलैंड की लोकेशन हो, हडसन लेक बे की लोकेशन हो, तो ये सारी लोकेशन, ब्यूफोर्ट सी है, ये लोकेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे अगर आप देखोगे इस बार के एग्जाम में तो इस पूरी लोकेशन को आप अच्छे से ध्यान से देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल भी थोड़ा सा आपको करना है। तो ये लोकेशन हमने देख ली कनाडा के संबंध में। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन हुआ है एग्रीमेंट वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है। हमारे लिए क्या जानना जरूरी था? हमारे लिए जानना जरूरी था कि थोड़ा कनाडा की जो लोकेशन है इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। अब कनाडा शेयर करता है लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर यूनाइटेड स्टेट। तो यूएसए से क्या करता है? लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, मैंने आपको बताया लगभग 12 जितने जो स्टेट्स हैं शेयर करते हैं। उसके अलावा अगर आप जो रॉकीज़ है, जो रॉकीज़ सीरीज़ है, आपको पता ही होगा कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़ और साउथ अमेरिका में एंडीज श्रृंखलाएं हैं। तो रॉकीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही अलास्का वाला रीजन में भी यूएस क्या करता है? बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है। अब अगर आप देखो कि जो अलास्का वाला रीजन, लेट्स की ये यहाँ पे यूएस वाला है और ये अगर आप देखो रसिया का इस तरह से मैप। ठीक है, तो इस स्टेट को कौन सी स्टेट बोला जाता है? बेरिंग स्टेट बोला जाता है, बेरिंग जल संधि बोला जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा लोकेशन याद रखनी है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट दूसरा है, लेक मिशिगन वन ऑफ द ग्रेट लेक फॉर्मिंग ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएस। तो जो मिशिगन लेक है ग्रेट लेक्स में है, जो कनाडा और अमेरिका के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे मिशिगन हमने यहाँ पर देखा। तीसरा, कनाडा इज बॉर्डर बाय द आर्कटिक ओशियन ऑफ नॉर्थ। उत्तर में कनाडा की सीमा आर्कटिक महासागर है। तो चलो आर्कटिक ओशियन तो है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आप देखो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया कि जो मिशिगन लेक है, मिशिगन लेक अगर आप देखो कंप्लीटली यूएसए में है, कंप्लीट इन यूएसए। तो यूएसए में पूरी तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये वाली जो लेक है, ये मिशिगन है, तो पूरी तरह से यूएस में है। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा दूसरा। अगर हम बात करें लेक, कौन कौन सी लेक है? लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो। तो ओंटेरियो इसमें केवल एक ही लेक है मिशिगन, जो अगर आप देखो कहाँ पे है, कम्प्लीटली यूएसए में है। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट तो आपको पता चलेगा कौन सा सही कौन सा गलत है। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको हम यहाँ पे मिट्टे से मिटा देते हैं। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप एक संस्था के बारे में जानते होंगे जो पेंशन को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई, जिसे कहा जाता है PFRDA।
PFRDA, आई थिंक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने क्या किया है इसके बारे में समझेंगे, ये संस्था के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इसने किया क्या ये थोड़ा सा जान लीजिए। एक और पेन ले लेते हैं। तो इसने अभी क्या किया है, इसने NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया है। अब पायलट बेसिस पर कोई स्कीम क्यों लॉन्च की जाती है, एक सीमित क्षेत्र में उसका कितना सक्सेस रेट है उसके बेसिस पर क्या किया जाता है, उसे पूरे देश में लागू किया जाता है। तो इसलिए NSPS को इन्होंने पायलट बेसिस पर लॉन्च किया। अब इसका पर्पज क्या है, देखिए NPS की स्कीम तो चल ही रही है। NPS क्या है मैं आपको बताऊंगा, नेशनल पेंशन से, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ रिलेटेड फाइनेंशियल बेनिफिट भी जुड़े, स्वास्थ्य के संबंध में बेनिफिट भी जुड़े NPS स्कीम में। इस वजह से स्वास्थ्य पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया। अब देखिए सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा स्टैटिक आप जानिए नेशनल पेंशन सिस्टम है क्या। तो भारत की जो सरकार द्वारा सपोर्टेड एक पेंशन सिस्टम है, रिटायरमेंट के बाद रेगुलर किसी को आय मिलती रहे 5,000 10,000 की, ये सिस्टम है। अब 2004 से पहले अगर आप देखोगे तो किसके लिए हुआ करता था, जो गवर्नमेंट जॉब करते थे उनके लिए हुआ करता था। लेकिन 2009 के बाद क्या किया गया, सभी के लिए इसे खोल दिया गया है। अब इसमें कोई भी व्यक्ति जो 18 से 70 वर्ष का है इसमें जुड़ सकता है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर वो भी जुड़ सकता है। अब कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, कंट्रीब्यूशन आप इसमें पैसा डालते हैं, है ना, और मार्केट लिंक रिटर्न इसमें प्राप्त होते हैं आपको, ठीक है। तो ये एक तरह का अगर देखो पेंशन की स्कीम की है, ठीक है। अब अगर आप देखो PFRDA के बारे में, PFRDA क्या है कि भारत का जो भी पेंशन सेक्टर उसको रेगुलेट करने के लिए 2014 में एक्ट आया था, 2013 में एक्ट आया, 2014 में इसको स्टैब्लिश किया गया था PFRDA को। PFRDA एक तरह की स्टैच्यूटरी बोर्ड है कि इसको एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। यह क्या करती है कि जो पेंशन की स्कीम है, कोई भी संस्था या कोई भी पेंशन जुड़ी हुई बॉडी घपला ना करे, उस पर नज़र रखे, ये सारा काम ये करती है, रेगुलेशंस भी ये बनाती है। तो इसने कहा, इसने ये रेगुलेशन बना रही है और इसके ध्यान में है ये चीज़ कि जो नेशनल पेंशन जो सिस्टम है इसके अंतर्गत स्वास्थ्य पेंशन स्कीम को भी शुरू किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य पेंशन स्कीम क्या करेगी, जो सेक्टर स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन देगी। अगर आप देखें तो अगर आप देखोगे तो हेल्थ रिलेटेड खासतौर पर फाइनेंशियल बेनिफिट को ये प्रदान यहाँ पे करेगी। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन अगर आप देखोगे, ऑप्शन है इट हैज़ बीन लॉन्च बाई PFRDA एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंतर्गत, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को, सैंडबॉक्स मतलब क्या, मिट्टी का एक बॉक्स बना दो, मिट्टी के बॉक्स में किसी बच्चों को बोलो कि आप उसमें घर बनाओ, तो ये क्या है, सैंडबॉक्स है, जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे किसी चीज़ को बनाने की, ना कि कंप्लीटली वो बना रहे हैं। तो सैंडबॉक्स में क्या किया जाता है, एक तरह का ट्रायल चलता है। तो एक तरह का ट्रायल बेसिस पर अभी ये चल रहा है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बोथ आउट पेशेंट्स एंड इन पेशेंट मेडिकल एक्सपेंसेस। यह योजना बाहर रोगी, आउट पेशेंट, और इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जो इन पेशेंट चिकित्सा खर्च दोनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है और ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। अब अगर आप देखो जो इसमें पार्टिसिपेशन है मैंडेटरी है, मतलब कोई भी व्यक्ति नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम से जुड़ा हुआ है तो क्या कंपलसरी इसमें जुड़ेगा, नहीं नहीं, कोई अलग व्यक्ति भी इसमें जुड़ सकता है। केवल किसी को स्वास्थ्य का ही लाभ लेना हो, नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ ना लेना हो, तो वो भी इसमें जुड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हमने NPS को समझा, PFRDA को समझा, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को समझा, ठीक है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे टिहरी लोकेशन में था, उत्तराखंड में टिहरी है, टिहरी डैम भी बना हुआ है। तो चलिए, न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चों के डूबने से मौत हो गई है, इस वजह से न्यूज़ में आ गया। कौन, टिहरी। अब अगर आप देखो टिहरी एक्रो फेस्टिवल एंड SIV चैंपियनशिप टिहरी में हो रहा था, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग पायलट टिहरी लेक में गिर गए थे, ठीक है, मौत नहीं हुई, उन्हें बचा लिया गया, सॉरी। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। ये एक तरह की आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, बहुत ज़्यादा UPSC इसके बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन चलिए थोड़ा सा जो भी फैक्ट्स इसको जान लेते हैं। इट इज़ आर्टिफिशियल रिजर्वायर क्रिएटेड इन टिहरी डैम बाई भागीरथी रिवर। भागीरथी नदी के द्वारा अगर हम देखें टिहरी बांध यहाँ पे बनाया गया है। टिहरी डैम इज़ द टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध, ये तो बात यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, है ना। आपको ही पता है कि ऐसा तो नहीं कि जो टिहरी बांध है दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। तीसरा अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं कि द हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ टिहरी डैम 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन की क्षमता है टिहरी बांध की। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन भागीरथी नदी थोड़ा सा आप यहाँ पे जान लीजिए, मुख्य जो गंगा है, मुख्य गंगा है ना, उसकी मेन धारा है, किसकी, गंगा की मेन धारा है, जिसका नाम राजा भगीरथ के नाम पर पड़ा था। राजा भगीरथ कौन थे, जिन्होंने गंगा को भारत में लाया। अगर आप देखें तो एक किंगडम हुआ करता था जिनके सारे पूर्वज पत्थर बन गए थे, तो उनके जो राजा थे, उनके जो वंशज थे, मतलब एक राजा भगीरथ, उन्होंने तपस्या की शिव जी की कि गंगा को वापस यह जमीन पर लाने के लिए। तो शिव जी ने सिर्फ एक बाल अपना निकाल के तोड़ा था, मतलब सॉरी, उन्होंने गंगा की तपस्या की। जब गंगा नीचे आ रही थी तो अगर गंगा पूरी तरह से जमीन में आ जाती तो ऐसा माना जाता है कि एक स्टोरी है कि पूरी पृथ्वी डूब जाती। फिर शिव जी ने
उन्होंने अपने बाल में लपेट लिया, फिर वहाँ से एक बाल जितनी गंगा ज़मीन पर उन्होंने छोड़ी। तो सभी अगर हम देखें जो जितने भी उनके पूर्वज थे उनको तृप्ति मिली। तो यहाँ पर जो स्टोरी है भागीरथ की, उनके नाम पर इस गंगा का नाम यहाँ पे भागीरथ रखा गया है। ठीक है, अब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख से निकलती है उत्तराखंड में। ठीक है, अब क्या करती है, देवप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिल जाती है। तो इधर से अलकनंदा आ रही है, इधर से भागीरथ आ रही है, और ये देवप्रयाग में क्या कर रही है, अलकनंदा से मिल रही है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर हम देखें इसमें स्टेटमेंट तो आपने देख ही लिया, 1-3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया, भागीरथ के बारे में भी देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पिचोरा मिसाइल सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो पिचोरा मिसाइल सिस्टम क्या था? बेंगलोर में अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने, ADLT, बेंगलोर में ADLT है, उसने वायुसेना के साथ पिचोरा सैम सिस्टम का मेजर अपग्रेड पूरा किया है। पिचोरा सिस्टम बेसिकली ओरिजिन इसका सोवियत का है ना, और ये एक तरह का SAM सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसका ऑफिशियल नेम S-125 है। वो भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम का एक मेजर पार्ट है। ठीक, इसका खासियत क्या है कि जो लो और मीडियम एल्टीट्यूड में जो टारगेट्स हैं उनको हिट करना, खासतौर पे ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, इनको हिट करने का टारगेट है पिचोरा मिसाइल सिस्टम। अब इसमें क्या, एक तरह की गाड़ी बनी रहेगी, उस गाड़ी में ऐसे 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 आपको देखने को मिलेगा मिसाइल सिस्टम लगा रहेगा, जो किसी भी रीजन को ट्रैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये बात है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ऐसा कोई बहुत बड़ी नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस पर UPSC शायद क्वेश्चन ना बनाए, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इट इज़ द सोवियत ओरिजिन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सोवियत रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। दूसरा, इट इज़ कैपेबल टू इंगेज इन टारगेट ऑफ एल्टीट्यूड अप टू 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ऊंचाई तक लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। तीसरा, अगर आप देखोगे, द सिस्टम एम्प्लॉय V600 मिसाइल एंड यूज 4R90 यतांगर रडार। यह प्रणाली V600 मिसाइलों का उपयोग करती है और 4R90 यतागन रडार का इस्तेमाल करती है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत टेक्निकल चीज़ है, लेकिन ठीक है, आप इतना जान लीजिए, इन तीनों के स्टेटमेंट को अगर आप समझ लेते हैं, खासतौर पे सोवियत मुल्क की है, सरफेस टू एयर है, इतना आपने समझ लिया तो मतलब कि सफिशियंट है। दूसरा ये भी देख रखिएगा, जैसे S-400 है तो 400 किलोमीटर उसका टारगेट है, 400 किलोमीटर दूर ही नष्ट कर सकती है, लेकिन इसकी रेंज 25 किलोमीटर है, खासतौर पर लो एल्टीट्यूड में चलती है। ठीक है, तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप देखोगे सही आंसर 1, 2, 3 यहाँ पे तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैमाना पोर्टल। अब पैमाना पोर्टल क्या है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, आपको जानते हो MOSPI, जिसके अंतर्गत NSO वगैरह का आंकड़ा वगैरह सब कुछ आता है। तो उसने क्या किया, उसने पैमाना पोर्टल को ऑपरेशनलाइज किया। 150 करोड़ का अगर हम देखें तो इसमें ये प्रावधान है कि 150 करोड़ के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, है ना, सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे, उनकी निगरानी की जाएगी। तो निगरानी करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, पैमाना पोर्टल। उठा के कीवर्ड UPSC पूछ देगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इसकी। इसका नाम पैमाना क्यों है? प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, एनालिटिक्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये इसका फुल फॉर्म है, आपको यहाँ पे याद रखना है क्या, प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग्स। तो फुल फॉर्म तो कभी नहीं देगा, फुल फॉर्म से तो आप समझ ही जाओगे। और ये MOSPI की फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है ना, मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारी सब स्कीम आ जाएंगी। अब ये एक तरह का सेंट्रल नेशनलाइज पोर्टल है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर ये क्या करेगा, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनकी निगरानी यहाँ पे करेगा 150 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं कि यह MOSPI द्वारा विकसित वेब आधारित पोर्टल है। इट इज़ वेब पोर्टल बेस्ड ऑन MOSPI मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ 150 करोड़, ये करेक्ट है यहाँ पे। दूसरा, द पोर्टल इज इंटीग्रेटेड विद DPIIT, IPMG, IIG, PMG थ्रू API। यह पोर्टल DPIIT के IPMP, IIG, PMG से API के माध्यम से एकीकृत है। तो सीधे इसमें करेक्ट है नहीं, आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा, पैमाना पोर्टल प्राइमरली फोकस ऑन प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स। तो प्राइवेट नहीं बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर को फोकस करेगा। और जो DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंटरनल जो ट्रेड है, उसके जो IPMG, IIG, PMG है, उसके API के माध्यम से इंटीग्रेट है। ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो अब सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब कैसनोर फॉरेस्ट डिसीज यहाँ पे न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? कर्नाटक में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो ये न्यूज़ में आ गया, आखिर है क्या? तो देखो, एक टिक बोर्न वायरल डिसीज है। अभी ज़्यादातर अगर आप देखोगे साउथ इंडिया में आपको, दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। पहली बार 1957 में आपको कैसनूर में देखा गया था, कैसनूर फॉरेस्ट है वहाँ पे देखा गया था। अब ये एक तरह का वायरस है,
है ना, फ्लेवी वायरस है, और टिक बोर्न एनकेफेलाइटिस कॉम्प्लेक्स में होता है कि यह बीमारी ज़्यादातर बंदरों की मौत से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब ट्रांसमिट कर कैसे करता है, जो हार्ट ट्रांसमिट ह्यूमन में टिक बाइट से अगर कोई काट दे या संक्रमित मरे हुए बंदर कोई संपर्क में आ जाए ये हो जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे ना कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिट नहीं होता है, तो यूपीएससी यही बनाता है, जूनोटिक है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, नहीं होता है, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो ये वायरस है, मंकी से फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है कि रेयर है, तो इतनी इसकी दवाई वगैरह कोई इसका वैक्सीन वगैरह डेवलपमेंट होगी नहीं होगी, लेकिन इसकी वैक्सीन यहाँ पे डेवलपमेंट है, इस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है कि एफडी वैक्सीन इसकी ऑलरेडी अवेलेबल है, इंडेमिक क्षेत्रों में खासतौर पर रिकमेंड की जाती है। अब KFD मुक्ता हेमोफिलिस स्पिंगरगा काटने से मनुष्य में फैलता है, करेक्ट है। दूसरा KFD मनुष्य में फैलता है, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यासानूर जो है मनुष्य में नहीं फैलता, ये मंकी फीवर कहा जाता है क्योंकि बंदर की मौत से जुड़ा होता है। तो 1 3 करेक्ट हो जाएगा और 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे सोलर साइकिल के बारे में कि हाल में आज IIT कानपुर की टीम ने सोलर साइकिल की प्रिडिक्शन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ठीक है, यहाँ पे आपको सन देखने को मिलेगा। ठीक है, सोलर साइकिल क्या है, नॉर्थवर्ड साउथवर्ड मूवमेंट उसका सोलर साइकिल कहलाता है। ये कितने टाइम का होता है, ये 11 साल का होता है सोलर साइकिल। यह चक्र में सन का जो मैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल होता है पूरा, और इसमें सन स्पॉट की संख्या को पहचाना जाता है। ठीक, अब अगर आप देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि हर 11 साल में सौर मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से पलट जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में बदल जाते हैं, फिर वापस में चला जाता है। तो पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 22 साल का होता है किसका, सन का। ठीक, अब सन के स्ट्रक्चर अगर आप देखो लो, सन स्पॉट्स ये हैं, ये फोटोस्फीयर परत है, सबस्टेंस फ्लो है। फिर अगर आप देखोगे इंटरनल स्ट्रक्चर में कोर है, रेडियोएक्टिव जो कन्वेंशन जो यहाँ पे तीनों चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आपको कोरोनल बाहर की जो संरचना है, जैसे पूर्ण चंद्रग्रहण में आपको कोरोना दिखाई देता है इसका। ठीक है, तो अगर आप देखोगे पूर्ण चंद्रग्रहण में दिखाई देता है। क्रोमोस्फीयर है, ये फ्लेयर्स निकलती रहती हैं जो एकदम, है ना, तो ये फ्लेयर्स कहलाती हैं। ठीक, तो ये बात हो गई किसके बारे में, सन स्पॉट्स के बारे में। अब सूर्य की सतह पर जो काले धब्बे होते हैं ना, उनको सन स्पॉट्स कहा जाता है। हमने यहाँ पर देखा, तो इनको सन स्पॉट्स कहा जाता है। ये क्यों बनते हैं कि जो सन का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका चुंबकत्व होता है तीव्र, उसकी वजह से ये बनते हैं। ठीक है, अब इसी में एक और कीटम सोलर साइकिल देखने को मिलेगी, सोलर मिनिमम सॉरी। इसमें जब क्या होता है, जब सोलर साइकिल की शुरुआत होती है उसे सोलर मिनिमम बोला जाता है। उस टाइम पे सन स्पॉट्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन जो सोलर मैक्सिमम होता है उसमें सन स्पॉट की संख्या बहुत ज़्यादा हो। जैसे काले धब्बे हैं ना, तो बहुत सारे काले धब्बे सन में बन जाएंगे, तो सोलर मैक्सिमम बोला जाएगा। ठीक है, अब इसको ट्रैक कैसे किया जाता है कि सोलर मिनिमम मैक्सिमम, तो धब्बे को काउंट कर लो तो आपको काउंट हो जाएगी कि सोलर मैक्सिमम चल रहा है, सोलर मिनिमम चल रहा है। ठीक है, तो दो सोलर साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 11 ईयर लॉन्ग एंड इट्स ड्रिवन बाय सोलर मैग्नेटिक फील्ड। सोलर चक्र लगभग 11 वर्षों का होता है, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में नियंत्रित होता है, करेक्ट है। दूसरा, सोलर मैक्सिमम रिफर्स टू द पीरियड ऑफ द लीस्ट सन स्पॉट्स एक्टिविटी। सौर अधिकतम में सन स्पॉट सबसे कम होता है, ये तो इनकरेक्ट है, हो जाएगा ना। अगर सोलर मैक्सिमम है तो सन स्पॉट ज़्यादा होगा, ये तो कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए होंगे। सन स्पॉट्स कब ज़्यादा होगा, जब सोलर मैक्सिमम होगा। मतलब क्या, जब बहुत ज़्यादा सोने इसके धब्बे होंगे तब सोलर मैक्सिमम बोला जाएगा, कम से कम धब्बे हों तो सन सोलर मिनिमम बोला जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा, द सोलर साइकिल इफेक्ट अर्थ मैग्नेटिक क्लाइमेटिक कंडीशन। ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। जो सोलर साइकिल होता है ना, तो सोलर रेडिएशन में जब बदलाव होता है तो कॉस्मिक रेज इंटेंसिटीज़ में परिवर्तन हो जाता है, और ओजोन डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो सोलर साइकिल इसका इम्पैक्ट अर्थ के क्लाइमेटिक जोन में पड़ता ही पड़ता है। 1 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखोगे विश्वामित्री रिवर के बारे में जो न्यूज़ में था, आइए देख लेते हैं। जो विश्वामित्री रिवर है जो वडोदरा के आसपास से गुजरती है, कॉमनली उसे क्रोकोडाइल रिवर भी बोला जाता है ना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अर्बन एरिया के आसपास है और इसमें क्या है, क्रोकोडाइल भी देखा जाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे पहली बात ये क्रोकोडाइल को ही समझ लो। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, जिसको वल्नरेबल कहा जाता है। अगर आपने एडू डॉट दिवस करके फॉलो किया होगा मुझे, तो मैंने क्रोकोडाइल की रियल फ़ोटो में कुछ वाइल्ड लाइफ की फ़ोटो खींचता हूँ, और उसकी फ़ोटो उसमें जो भी उनका आयुसीन स्टेटस है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, सब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी शेयर करता हूँ। तो एडू डॉट दिवस आप सर्च कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो इंडियाज अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी आप सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको रियल फोटोज़ भी इसकी देखने को मिलेगी। क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फोटो से नहीं मिलती, बस आप इतना जान लो कि मगर का मुँह ऐसा होता है, ठीक है ना, लेकिन घड़ियाल का मुँह एकदम चपटा होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का। ठीक है ना, तो ये घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, जो मगर होता है वो वल्नरेबल है ये। ठीक है ना, तो बस इतना आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, अब ये ओरिजिनेट करती है पावागढ़ हिल से। पावागढ़ हिल आपको कहाँ पे मिलेगा, गुजरात में ही मिलेगा, ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी।
दूसरा है इट इज़ कॉमनली नोन एज इंडियाज क्रोकोडाइल रिवर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मगर क्रोकोडाइल। मगर क्रोकोडाइल की वजह से ये रिवर न्यूज़ में रहती है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट इट फ्लो थ्रू द वडोदरा एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। अब जाहिर सी बात है कि ये रिवर क्या करेगी, वडोदरा की तरफ फ्लो करेगी और ये अरेबियन सी में जाएगी, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है आपको कि जो वेस्टर्न में जो लास्ट में जो रिवर आपको देखने को मिलेगी वो किधर बहती है, फ्लो पश्चिम की तरफ इनका फ्लो रहता है, ठीक है ना, ये अरेबियन सी की तरफ। ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे न्यूज़ में थी, क्यों न्यूज़ में थी? सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उड़ीसा में है उसमें माओइस्ट फ्री उसको डिक्लेयर कर दिया, नक्सल फ्री उसे घोषित किया गया। कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 1983 में अगर आप देखोगे इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। तो सीता नदी को ये ज्वाइन करते, सीता नदी और उदंती जो वाइल्ड लाइफ सीता नदी जो उदंती छत्तीसगढ़ में जो सेंचुरी है उससे ये जुड़ी हुई है, ठीक है। और जोंक रिवर भी यहाँ पे बहती है। जोंक रिवर किसकी सहायक नदी है? आई थिंक महानदी, महानदी की सहायक नदी है जोंक रिवर, ठीक है ना, ओंग जोंक। इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा, वाज डिक्लेयर सेंचुरी इन 1983। सोनाबेड़ा को 83 में सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। जोंक नदी का जल ग्रहण बनाता है, ये भी करेक्ट है। यह मुख्यतः केवल बाघों का आवास है। तो क्या बाघों का आवास है? नहीं, यहाँ पे तेंदुए, हिरन आदि सब पाए जाते, कोई ऐसा मेजर बाघ यहाँ पे नहीं पाए जाते, पर पाए तो जाते होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बाघों का आवास से डिक्लेयर किया जाएगा। 1 2 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जल्दी मैं PT 365 अपलोड करने वाला हूं और वो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, और कम से कम समय में उसको बेहतर से रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट में डिमांड रहती है, एक तरह का रिवीजन भी हो जाता है। हालांकि अगर आपने PT 365 पढ़ी भी होगी, अगर आपने मेरा पूरा MCQs देखे होंगे जब से मैं इसमें बनाना शुरू किया हूँ जून जुलाई से, तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें मैंने MCQ नहीं बनाए, सब पे मैंने MCQ बनाए हैं। तो अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो MCQ प्रैक्टिस के लिए सारे वीडियो आप पुराने हमारे उठा के देख लीजिए, जिससे क्या है आपको पूरा बेनिफिट इस प्रीलिम्स में मिल जाए। कुछ भी छूट गया तो मुझे भी पछतावा होगा, आपको भी पछतावा होगा, तो ऐसा क्यों करना, ठीक है। थैंक यू।